हाँ भाई, कैसा बट्टी। मेरा नाम विकास चौधरी और आज अपन अपने फिजिक्स यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टडी पॉइंट सुल्ताना पर लास्ट क्लास को रेगुलर करते हैं। लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल की, जिसमें आपने स्थिर विद्युत बल का फॉर्मूला देख चुके थे। आप इसके मात्रक विमा कूलाम नियतांक के बारे में आप पढ़ चुके थे। माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता है वो क्या होती है, इन सब के बारे में आपने देखा था। कूलाम बल पर दूरी का किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है वो चीज भी आप देख चुके थे। उसी क्लास को अपन रेगुलर करते हुए आपके पास देखिए आ जाएगा पैरा विद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसको परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहते हैं। देखो सबाटे आज टॉपिक होगा, अच्छा टॉपिक है, एकदम ध्यान से पढ़ना। पैरा विद्युतांक, पैरा विद्युतांक या जिसको आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता मतलब क्या, आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, इसकी बात करेंगे आज अपन, ठीक है ना। रिलेटिव परमिटिविटी देखिए, पैरा विद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसके बारे में देखने से पहले पैरा विद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, तो आपको एक शब्द मिल रहा है विद्युतशीलता। और विद्युतशीलता शब्द देखिए आपके दिमाग में एक चीज आ रही है कि सर विद्युतशीलता के बारे में हम पहले जान चुके हैं, और वो आपके पास क्या थी, निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 और माध्यम की विद्युतशीलता आपके पास थी एप्सिलॉन। आपके पास परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता। अब बात करते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इनके बीच में, इन दोनों के बीच में, है ना, निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता, इन दो के बीच में जो रिलेशन होता है ना, रिलेशन शो करता है, वही तो आपके पास में चुनुपाल्टी क्या होती है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है। तो ये रिलेशन किस तरीके से होता है ये सब अपन देखेंगे, और इसको किससे डिनोट करेंगे, किससे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, इसका सिंबल्स क्या होगा वो चीज अपन देखेंगे। तो देखिए रिलेटिव परमिटिविटी, इसकी बात करें तो इसको लिखा जाएगा एप्सिलॉन आर से। किससे लिखोगे आप, एप्सिलॉन आर से। तो रिलेटिव परमिटिविटी, तो परमिटिविटी आपके पास हो गई विद्युतशीलता को तो एप्सिलॉन से लिखा जाएगा, और रिलेटिव परमिटिविटी तो इसको किससे लिखोगे, आर से, है ना, आर से। तो इसीलिए इसको एप्सिलॉन आर से लिखा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, मतलब कि रिलेशन होता है विद्युतशीलता के अंदर, है ना, निर्वात की तथा माध्यम की विद्युतशीलता, तो वो आपके पास होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, है ना, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। और एप्सिलॉन आपके पास, एप्सिलॉन आपके पास होता है, देखिए माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन 0 आपके पास क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। इसका आपके पास ये फॉर्मूला होता है, ये रिलेशन होता है। तो डेफिनेशन क्या बन गई, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही, के अनुपात को ही आपेक्षिक विद्युतशीलता या पैरा विद्युतांक कहते हैं। क्यों भाई मनीष कुमार, ना। तो आएगा ना समझ में कि आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होगी, माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता या पैरा विद्युतांक कहते हैं। अब बात आ गई कि सर इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक बताओ। तो इसके मात्रक की बात करेंगे तो साहब ये भी विद्युतशीलता है ऊपर भी, और इसके नीचे मतलब एन और में दोनों में आपके पास क्या है, विद्युतशीलता। तो दोनों के मात्रक क्या होंगे, सेम होंगे। चाहे जैसे आप बल की बात कर लो, बल कोई भी हो, बल का मात्रक न्यूटन होता है, चाहे वो आपके पास स्प्रिंग फोर्स हो, चाहे वो आपके पास गुरुत्वाकर्षण फोर्स हो, चाहे वो आपके पास क्या हो, स्थिर विद्युत फोर्स हो, है ना, कैसे भी फोर्स हो, सभी का मात्रक न्यूटन होता है। तो उसी प्रकार विद्युतशीलता भी कोई हो, सभी की मात्रक आपके पास क्या होंगे, सेम, सभी की यूनिट सेम आएंगी। तो वही है, ऊपर वाला आपके पास विद्युतशीलता है, तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन 0 इसकी जो यूनिट होगी वो भी क्या होगी, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गई। तो ये एक यूनिटलेस मतलब मात्रक हीन भौतिक राशि है, मात्रक हीन भौतिक राशि है।
अब आपके समझ में आती है कि सर मात्रक नहीं होगा तो इसकी विमा भी नहीं होगी। तो यह एक मात्रक यंत्र था, विमा ही भौतिक राशि है, पैरा विद्युतांक क्या अपेक्षित विद्युतशीलता। तो फिर क्या है, तो अपन बोल सकते हैं डायरेक्टली कि यह एक क्या है, अंक है साहब, सीधा सीधा अंक, एक डिजिट है ना। ये कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी, ठीक है ना, क्योंकि जो संख्याएं होती हैं है ना, अंक होते हैं, वो आपके पास अदिश फिजिकल क्वांटिटी है ना, जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी उसकी उसी की कैटेगरी के अंदर आपके पास आते हैं। तो बोल सकते हैं ये आपके पास स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, एक अंक है ना, जो रिलेशन शो करती है माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अंदर, और ना इसका मात्रक होता है और ना ही विमा होती है, ठीक है। कुछ फिजिकल कुछ अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे हमारे पास निर्वात की बात कर लेते हैं, वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 1.00। बात करते हैं एयर की, हवा की, हवा भी आपके पास इसकी वैल्यू की 1.0003, इसके आपके पास ये वैल्यू होती है। तो निर्वात और आपके पास हवा दोनों के लिए जो अपेक्षित विद्युतशीलता होती है ना, वो लगभग क्या होती है, एक समान होती है। तो इसलिए अपन एयर को भी निर्वात के अंदर शामिल कर सकते हैं। जैसे आगे अपन संधारित्र पढ़ेंगे है ना, या धारिता पढ़ेंगे, तो वहां पर इसकी बात करेंगे, तो निर्वात या हवा दोनों की बात करेगा तो उसके लिए फॉर्मूला सेम ही आएगा। तो वहां पे ये चीज मैं वापस बताऊंगा आपको। उसी प्रकार यदि आप याद रखिए कि जैसे आपके पास है वाटर, पानी की बात करेंगे तो पानी के लिए इसकी वैल्यू लगभग 80 या 81 होती है। जैसे आपके पास कोई मेटल है, धातु के लिए इसकी वैल्यू आपके पास होती है अनंत, या चालक बोल सकते हैं, चालकों के लिए क्या होती है, अनंत, क्योंकि धातु क्या होती है, चालक होती है। तो आपको धातु के लिए पूछे, चाहे वो चालक की बात करें, तो आपके पास उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ये भी ध्यान में रखेंगे। अब देखिए बच्चा बेटे, इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आगे बढ़ाते हुए अपन ये लिख सकते हैं कि सर यहाँ पर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इस फॉर्मूले से क्या जाएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इनटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन 0 तो आपके पास हो गई निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन आपके पास हो गई माध्यम की विद्युतशीलता। तो निर्वात की विद्युतशीलता को बच्चा पार्टी यदि अपन मल्टीप्लाई कर दे पैरा विद्युतांक से तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, माध्यम की विद्युतशीलता के अंदर डायरेक्टली। और यदि आप माध्यम की विद्युतशीलता के अंदर डिवाइड कर दो पैरा विद्युतांक को, तो वो आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, निर्वात की विद्युतशीलता के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये भी आप ध्यान में रखिए। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में थोड़ा सा कि एप्सिलॉन 0 और ये एप्सिलॉन है, ये आपके पास निर्वात की विद्युतशीलता है, ये वजह बैठे माध्यम की विद्युतशीलता है। इसको कन्वर्ट करना है निर्वात को माध्यम के अंदर। तो देखिए निर्वात को माध्यम के अंदर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो किससे, एप्सिलॉन आर से। और वही है माध्यम को आप निर्वात में जाना चाह रहे हो, माध्यम से निर्वात में डायरेक्टली, तो आप डिवाइड कर दो किससे, एप्सिलॉन आर से। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, ठीक है ना। ये बातें हैं, छोटी छोटी बातें लग रही है आपको, पर आगे काम में आने वाली है। और देखिए अब स्टार्टिंग से जिसने मेहनत कर ली, कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसको आगे फिजिक्स में दिक्कत नहीं आने वाली है, ये मेरी गारंटी है ना। हर चीज को आप समझोगे, बारीकी से समझोगे, है ना, तो हर काम आसान हो जाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। तो वही बात है, मेरा तो आसान हो जाएगा क्योंकि आपके नंबर आ जाएंगे ना, तो फिर वारी न्यारे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इनटू एप्सिलॉन आर। तो इससे सर फॉर्मूला किस तरीके, न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछा जा सकता है, तो नोटिस करें। तो बच्चा बेटे इसकी वैल्यू तो हमारे पास फिक्स होती है, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू तो फिक्स होती है, कितनी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है ना, यूनिट होती है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। या तो वो आपको एप्सिलॉन की वैल्यू देकर एप्सिलॉन आर की वैल्यू पूछ सकता है, या फिर एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपको दे देगा और किसकी, एप्सिलॉन की वैल्यू पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे वो कर सकता है ना। तो दो तरीके से इसके क्या बन सकते हैं, न्यूमेरिकल बन सकते हैं, है ना। जिसके अपन क्लास चैप्टर कंप्लीट होने के बाद लास्ट में 2-3 दिन अपन स्पेशली न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे कि किस तरीके से एनसीईआरटी के अंदर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, है ना। बुक के भी अपन एग्जांपल न्यूमेरिकल उसको सोल्व करेंगे, ठीक है।
अब देखिए मतलब ये चीज हमारी समझ में आ गई, तो इसको अपन फोर्स के साथ लिंक करते हैं, है ना। और वहां पे एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है कि बल पर माध्यम का प्रभाव, बल पर माध्यम का प्रभाव, क्या कूलाम बल पर माध्यम का प्रभाव पड़ता है? देखते हैं। देखिए कोई भी आपके पास दो आवेश हैं साहब, एक आपके पास है Q1, एक आपके पास Q2 है, वो निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो उनके मध्य जो लगने वाला कूलाम बल होगा वो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। यही अगर मैं बात करूं किसके अंदर, माध्यम के अंदर, तो आपके पास जो फोर्स हो जाएगा वो बच्चा कितना हो जाएगा? F ऑफ m इक्वल टू 1/4 पाई। मैं पहले बता चुका हूं कि माध्यम बदलने के लिए एप्सिलॉन 0 की जगह क्या कर देंगे? एप्सिलॉन कर देंगे, और आगे Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड। रिलेशन देखना है इनमें, तो रिलेशन देखने के लिए आप डिवाइड कर दो किसी भी एक इक्वेशन में दूसरे का। जैसे मैं इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का डिवाइड कर रहा हूं, तो वही है Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर मर गया, 1/4 पाई से 1/4 पाई गया, तो आपके पास क्या बचा? एप्सिलॉन घूम के ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन 0 नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास यहां से क्या कंडीशन आई? F अपॉन Fm इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। और बच्चा बाल्टी अभी भी देखा है, इसको तो अपन बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r। तो क्या समझ में आया? रिलेटिव परमिटिविटी की हमारे पास एक डेफिनेशन और बढ़ गई कि निर्वात के संगत कूलाम बल, अर्थात बोल सकते हो कि दो आवेशों के मध्य निर्वात के संगत लगने वाले कूलाम बल तथा माध्यम के संगत लगने वाले कूलाम बल का अनुपात पैरावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता के तुल्य होता है। इसकी यूनिट भी आपके पास न्यूटन होगी फोर्स की, और इसकी यूनिट भी न्यूटन होगी, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल। तो वही है कि यह एक मात्रहीन तथा विमाहीन भौतिक राशि होती है। अब न्यूमेरिकल किस तरीके से कर सकता है? इसमें न्यूमेरिकल आपके पास बन सकते हैं, देखिए दो तीन टाइप से बन सकते हैं कि F अपॉन Fm इक्वल टू एप्सिलॉन r है, तो किसी भी दो की वैल्यू दे देगा। जैसे निर्वात के संगत कूलाम बल बोल देगा आपको, और माध्यम के संगत कूलाम बोल देगा, बल बोल देगा, और आपके पास माध्यम के संगत आपके पास कूलाम बल आपसे पूछ लेगा। मतलब कि कोई भी दो वैल्यू देकर वो आपसे किसी तीसरी की वैल्यू का मान निकलवा सकता है ना। तो इसका भी अपन ध्यान में रखेंगे। एक चीज और देखिए यहाँ पर, इस फॉर्मूले से ये समझ में भी आता है कि सर हम इसको चेंज करके ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एप्सिलॉन r से, तो F अपॉन क्या जाएगा? एप्सिलॉन r इनटू F ऑफ m। ये कंडीशन आ गई। तो समझिए क्या हो सकता है कि यदि मेरे पास एप्सिलॉन r, इसकी वैल्यू मेरे पास यदि 1 है, तब तो मेरे पास क्या जाएगा? F इक्वल टू Fm। 1 रखूंगा तो F किसके बराबर हो जाएगा? Fm के बराबर हो जाएगा। पर यदि मेरे पास इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा होगा तब क्या होगा कि F की वैल्यू Fm से क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे सपोजली F ऑफ m की वैल्यू मेरे पास जैसे 10 न्यूटन है, नोटिस कीजिए इस चीज को, और एप्सिलॉन r की वैल्यू मेरे पास है 2, तो 10 के आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 न्यूटन। तो जो आपके पास माध्यम के संगत कूलाम बल है वो आपको मिल रहा है 20 न्यूटन, निर्वात के संगत कूलाम बल आपके पास 10 न्यूटन है ना। एक से तो आपके पास कम ये होती नहीं है, तो क्या होगा? इसका मान क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। तो आपके पास यहां से क्या समझ में आता है कि जो माध्यम के संगत कूलाम बल होता है, माध्यम के संगत कूलाम बल होता है, सॉरी भैया, माध्यम के संगत कूलाम बल होता है वो निर्वात के संगत कूलाम बल से, है ना। माध्यम के संगत जो कूलाम बल होता है वो आपके पास निर्वात के संगत कूलाम बल से क्या होता है? कम होता है। निर्वात के संगत कूलाम बल से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, या आप इसको ये बोल दीजिए कि जो निर्वात के संगत कूलाम बल होता है वो माध्यम के संगत कूलाम बल से या तो ज्यादा होगा या फिर क्या होगा? इक्वल होगा। ये चीज आप ध्यान में रखिए, ठीक है ना। ठीक, उसके बाद में आगे चले अपन। देखिए हमारे पास अगला टॉपिक आता है कूलाम बल का सदिश निरूपण। कूलाम बल का सदिश निरूपण।
या यहां से ये पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि कूलॉम बल न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करता है ना। तो मैं यहां पर आपके पास हेडिंग क्या होगी, कूलॉम बल का सदिश निरूपण। कूलॉम बल का सदिश निरूपण, इसकी बात करें अपन, कूलॉम बल के सदिश निरूपण की बात करें तो देखिए क्या होगा, आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा हमारे पास एक्स और वाई। इसके अंदर हमारे पास कोई भी दो बिंदुवत आवेश होंगे, ये हो गया Q1 आवेश और ये हमारे पास हो गया Q2 आवेश। इनकी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश Q1 की है जैसे R1 वेक्टर और Q2 के आपके पास क्या हो जाएगी R2 वेक्टर। स्थिति सदिश दर्शाने से सीधा सा मतलब यही है कि इसकी डायरेक्शन और इसकी जो पोजीशन होगी वो फिक्स हो गई, मतलब कि ये चार्ज यहां से नहीं हिल सकता Q1 और Q2 चार्ज भी यहां से नहीं हिल सकता। तो क्या हो जाएगा कि दोनों क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, और जो कूलॉम बल लगेगा वो स्थिर आवेशों के मध्य ही बल लगता है, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत की, है ना, स्थिर विद्युत की। क्योंकि आवेश यदि आपके पास मोमेंटम में आ जाएगा, गतिशील हो जाएगा, तो वहां पे कूलॉम बल या विद्युत बल तो वहां पे लगेगा है ना, साथ में हमारे पास चुंबकीय बल भी काम करने लग जाता है। तो अपन केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो वहां पर आवेश का स्थिर होना जरूरी है। तो सबसे क्या होगा कि Q1 आवेश है वो Q2 आवेश के ऊपर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, तो उस फोर्स को आप बोल दोगे F21 वेक्टर, और Q2 आवेश है वो Q1 आवेश के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, उसको अपन बोल देंगे F12 वेक्टर। जैसे F12 वेक्टर क्या होगा, Q1 आवेश पर Q2 आवेश द्वारा लगाया गया कूलॉम बल, और F21 वेक्टर क्या हो जाएगा कि Q2 आवेश पर Q1 आवेश द्वारा लगाया गया कूलॉम बल। अब देखो मैंने दोनों के डायरेक्शन भी ले रखे हैं, तो डायरेक्शन ले रखे हैं तो इसको अपन क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए मैं कहूं सबसे पहले Q1 आवेश पर Q2 आवेश द्वारा लगाया गया कूलॉम बल, तो वो क्या हो जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू, दोनों आवेश है Q1 Q2, है ना। फोर्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप, ठीक है सर। पर यहाँ पर जो एकांक सदिश ले रखी है तो बल की डायरेक्शन मिल जाएगी एकांक सदिश यूनिट वेक्टर, है ना। तो आपके पास यहाँ पर R12 कैप होगी, उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी मतलब तो R12 कैप। मान लो कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होती तो स्टार्टिंग से अपन यहाँ पर साथ में क्या लेके चलते, नेगेटिव लेके चलते, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, पर दोनों क्या होते हैं सेम डायरेक्शन में होते हैं, है ना। तो R12 कैप की आपके पास डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, सेम डायरेक्शन में होगी। अब देखो मैं यहाँ पर इसको भी सॉरी यहाँ पर लिख दूं F12, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा 12 स्क्वायर। हाँ, तो इस बीच की जो Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको भी मैं क्या बोल रहा हूँ R12 स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों आवेश स्थिर है ना। तो थोड़ा सा ये 12 है तो इसको भी मैंने 12 बोल दिया, वैसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इस चीज से, क्योंकि चाहे आप 12 बोलो चाहे इस दूरी को 21 बोलो, क्योंकि दोनों आवेश स्थिर है तो दूरी तो उतनी रहेगी अगर एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। उसी प्रकार Q2 आवेश पर Q1 आवेश द्वारा लगाया गया कूलॉम बल F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या जाएगा KQ1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और R12 कैप, इक्वेशन सेकंड आ जाएगा आपके पास। सेम R12 स्क्वायर की आपके पास जो डायरेक्शन होगी, ये Q2 आवेश है और R12 कैप की डायरेक्शन होगी वो आपके पास ये आ जाएगी। तो देखिए चीनी पार्टी आपके पास क्या होगा कि दोनों इक्वेशन आने के बाद आपको क्या करना है कि किसी भी एक इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन का आप डिवाइड कर दोगे, किसी भी एक इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन का आप डिवाइड करोगे, तो वही है कि Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। देखो ये 12 स्क्वायर है, ये 21 स्क्वायर है, तो किसी के मन में ये विचार आ रहा होगा सर ये कैसे कैंसिल हो गए, तो ऐसा बात है कि दोनों आवेश क्या है, स्थिर है। स्थिर आपको कौन बता रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर बता रहे हैं, तो इस दूरी को चाहे आप R12 बोलो चाहे R21 बोलो, है ना, तो वो रहेगी तो उतनी, जैसे 5 सेंटीमीटर के ऊपर है तो 5 सेंटीमीटर के ऊपर रहेंगे, तो कैंसिल हो गए, तो कैंसिल कर दिया आपने, जो बचता उसको बचा लो। इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। अब देखिए किसी के मन में ये बात आई कि सर इसको भी उड़ा दी क्या, भाई बिल्कुल मत उड़ा देना, है ना। क्यों नहीं उड़ा सकते, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है।
है ना। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या करेंगे, किसी एक को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्शन सेम होगी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। या फिर फ्रॉम 11th क्लास से आपके पास आ जाता है कि R12 कैप होती है वो होती है माइनस R21 कैप की, है ना, इसके बराबर होती है। तो R12 कैप की जगह अपन लिख देंगे माइनस R21 कैप, फिर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब किसी के मन में ये दुविधा रही कि सर ये तो समझ में नहीं आया कैसे आता है 11th क्लास में, है ना, क्योंकि ना तो बच्चे मोस्टली 11th क्लास में ध्यान देते हैं, है ना, और समस्या आती है 11th क्लास में, है ना। तो उस चीज को आप समझिए। तो 11th क्लास में आपने देखा था सदिशों के अंदर त्रिभुज का नियम, त्रिभुज के नियम में क्या था, यदि कोई भी दो सदिश त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को रिप्रेजेंट करें तो उस त्रिभुज को बंद करने वाली भुजा उन दोनों सदिशों के या दोनों भुजाओं के सदिश योग के क्या होती है, बराबर होती है। जैसे एक डायरेक्शन ये हो गई, एक डायरेक्शन ये हो गई, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये हो गया, है ना। सदिश वैसे आपको पता है डेल मेथड से जुड़ती है। तो त्रिभुज नियम से अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर प्लस ये डायरेक्शन, मतलब कि ये एक आपके पास यूनिट वेक्टर कितनी आ जाएगी यहाँ पर R12 कैप। तो यहां से बचावटी R12 कैप क्या लिख सकते हो आप, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इक्वेशन फर्स्ट। इसी को यहाँ पर एक बार होल्ड करके छोड़ दो आप। सेम अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास है R21 कैप, R21 कैप। तो R21 कैप की आपके पास ये डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन हो गई। तो अब की बार वही त्रिभुज नियम अपन वापस अप्लाई करेंगे, तो वही है क्लोज करने वाली त्रिभुज को आपके पास साइड ये हो गई, तो क्या कर देंगे, इन दो का योग क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो बटे आपके पास क्या गया, R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस R21 कैप, या यहां से R21 कैप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब धीरे से इसमें से आप माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन लोगे तो आपके पास क्या जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब आपको क्या करना है कि तिरछी तिरछी नजरों से दोनों इक्वेशनों को आप देखिए, राइट हैंड साइड को, तो आपको पता चलेगा कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर की वैल्यू क्या है, R12 कैप, और यहाँ पर R12 कैप कर दोगे आप तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप। ठीक है, ये एक्स्ट्रा था, ठीक है ना। वैसे आपको 12th बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो ये सब चीज करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर एग्जामिनर ये चीज मान चुका है कि बच्चे ने 11th कर रखी है और उसको ये चीज आती है, ठीक है। तो वो चीज आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल फुल नॉलेज के लिए, क्योंकि अपन पढ़ेंगे तो फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, है ना। कोई भी चीज अगर आती है 11th की तो उसको भी अपन समझने की कोशिश करेंगे, पहले उस चीज को समझेंगे, है ना, फिर उस 12th के साथ उसको अपन लिंक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये वैल्यू अपन यहाँ पर पुट आउट करते हैं तो F12 वेक्टर अपॉन F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R21 कैप अपॉन R12 कैप, सॉरी R12 कैप इज कर देंगे R21 कैप इज इक्वल टू R21 कैप। तो R21 कैप से R21 कैप कैंसिल हुआ तो यहाँ पर बचा -1। अब इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या उस साइड ले जाओगे तो हमारे पास कंडीशन क्या है इस इक्वेशन की, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। ये आपके पास इसका सदिश निरूपण बोल दो या न्यूटन की गति के तीसरा नियम बोल दो, कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम ये तो था कि एक वस्तु किसी दूसरी अन्य वस्तु पर जितना बल लगाती है तो वह अन्य वस्तु भी उस वस्तु पर विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। जैसे पहली वस्तु पर दूसरी वस्तु द्वारा जितना बल लगता है तो दूसरी वस्तु पर भी पहली वस्तु द्वारा उतना ही बल लगता है परिमाण में, पर दोनों की दिशा विपरीत होती है, और दिशा विपरीत होने के कारण यहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है ना। तो इस फॉर्मूले को भी आप लेके चले थे कूलॉम बल को, और लास्ट में हमारे पास ये कंडीशन आ गई, तो आप बोल सकते हो कि कूलॉम बल होता है या स्थिर विद्युत बल होता है वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करता है, ठीक है ना। तो कूलॉम बल का सदिश निरूपण आप देख चुके हो, इस चीज को आप अच्छे तरीके से पढ़िए ध्यान से। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन अपने फोर्स को कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के उसमें अपन बात करेंगे, देखिए जो बहुल आवेश होते हैं उनके मध्य लगने वाला बल या अध्यारोपण का सिद्धांत, उसकी बात करेंगे। तो आप तब तक रेगुलर पढ़ाई करते रहिए, मन लगाकर मेहनत करते रहिए और जी जान लगा दीजिए अपनी पढ़ाई के अंदर, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।